तो शब्द नहीं बन सकता है। तो सर इन सभी के साथ फिर परस्पर सहजता, परस्पर सौजन्यता, ये सारे एक आएंगे? नहीं, उसमें क्या है कि सौजन्यता अपने आप में शब्द है, तो अगर यहाँ भी पूरकता को हम शब्द मानेंगे तब तो अलग कर सकते हैं। अगर परस्पर पूरकता पूरे को एक शब्द मानते हैं तो नहीं कर सकते। समझ में आया? परस्पर सौजन्यता सिंगल शब्द नहीं है। परस्पर पूरकता में भी ऐसा है कि पूरकता एक शब्द है, परस्पर अलग शब्द है। अगर ऐसा देख रहे हैं तब तो अलग हो सकता है। परस्पर पूरकता भी एक तो समाज से बना हुआ शब्द, ये सिंगल शब्द है, वही बता रहा हूँ। समस्त पद है, समस्त पद है, समस्त पद है, समस्त पद। आवाज नहीं जा रही मेरे पीछे, और थोड़ा तेज करिए थोड़ी देर के लिए। नमस्ते। हाँ बोलो बोलो। तो अभी हम जो एनवीसी की प्रैक्टिस कर रहे थे लाइव से पहले, तो हमारे ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था कि मतलब सिचुएशन क्रिएट की थी कि आर्ची को तो एनवीसी करना ही नहीं है। तो मैंने उसके रिप्लाई में किया था ओके। तो अब ओके ऐसा बोला था, तो अब ओके में क्या फीलिंग, क्या नीड, हमको किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। नहीं, इसमें फीलिंग नीड नहीं है। ये जो ओके कह रहे हैं ना, हम अगला जो कह रहा है उसके साथ एफर्मेशन दे रहे हैं, अपना स्वीकृति दे रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं। तो जैसे इसको देखो, इसमें फीलिंग नीड पीछे लौट के देखो। तुम कह रहे हो क्या? आर्ची, क्या नाम बताया? आर्ची। एनवीसी नहीं करना है, ये कहते समय आप देखोगे कि कहने वाले की फीलिंग क्या है? हैं? कंसर्न। एक पॉसिबिलिटी है, गुस्सा भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है, देखना चाहिए। कंसर्न अगर हो ना तो आदमी अच्छे से बोलता है, गुस्सा हो तो चिढ़ के बोलता है। ठीक है, नीड क्या है? आर्ची की समझदारी या आर्ची का व्यवहार ठीक होना। तो जब भी आप ये कहोगे ना, तो मेरा रिस्पॉन्स ओके नहीं होगा, मेरा रिस्पॉन्स होगा यू फील कंसर्न्ड। आप कंसर्न महसूस करते हो क्योंकि आपको आर्ची की समझदारी की ज़रूरत महसूस होती है या आर्ची के व्यवहार के ठीक होने की ज़रूरत महसूस होती है। ये मेरा रिस्पॉन्स होगा ओके होने के बदले। सॉरी, मतलब तो ओके आया तो क्या मतलब उसमें ऐसा होता है कि कई बार सामने वाला ओके ऐसा कुछ बोल दे तो हम कैसे वो करें? नहीं, वही सामने वाला अगर बोला है, देखिए, तो ये तो एनवीसी की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है सामने वाला। सामने वाला ओके नहीं बोलेगा। अगर हम इस जगह से खड़े हैं तो सामने वाला ओके नहीं बोलेगा। सामने वाला तो ये लाइन बोलेगा कि यू फील कंसर्न्ड बिकॉज, आपको कंसर्न महसूस हो रहा है क्योंकि आप आर्ची के समझदारी या व्यवहार के ठीक होने की ज़रूरत महसूस करते हैं जो पूरी नहीं हो रही। और ठीक से पीछे जाके देखेंगे तो परिवार के व्यवस्थित होने की ज़रूरत महसूस करते हैं जो पूरी नहीं हो रही। अगर ओके सामने वाले ने कहा तो इसका मतलब हम ही एनवीसी गलत बोले हैं। हम तो ये लाइन से ही नहीं शुरू करेंगे कि आर्ची का वो नहीं होता। आई फील कंसर्न, फिर तो मैं ऐसे कहूँगा मुझे चिंता होती है, ठीक है, आर्ची के समझदारी की या परिवार के व्यवस्थित होने की। उसमें आप ओके बोलोगे तो इसका मतलब आप हमारी नीड से, फीलिंग से सहमत हो। अब हम स्ट्रेटजी पर बात कर सकते हैं कि ये परिवार का व्यवस्थित होना कैसे होगा। ये एनवीसी से भी हो सकता है, किसी और तरीके से भी हो सकता है। ये खुलापन रखना पड़ता है हमको स्ट्रेटजी के लिए। हम जिद पाले रहते हैं कि नहीं, जीवन विद्या में आके ही होगा, एनवीसी में ही आके होगा, लैंडमार्क में ही आके होगा, सदगुरु के यहाँ ही आके होगा। ये खुलापन रखेंगे ना। उस दिन बात हो रही थी जैन दर्शन में ही होगा, बौद्ध दर्शन में ही होगा। खुलेपन से थोड़ी सोच आ जाए तो वो कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी ले करके आएगा। वो स्ट्रेटजी ठीक है कि नहीं है उस पर आगे बात हो सकती है, बट खूंटा पहले गाड़ लिए तो चर्चा का मतलब नहीं है। इसको समझना पड़ेगा हमको। अगर हमने खूंटा पहले ही गाड़ दिया है रिजल्ट का, फिर चर्चा नहीं होगा, फिर तो गुरु शिष्य संबंध है, फिर वो कोई चर्चा वर्चा का जगह नहीं है।
किसी भी चर्चा में आप अगर निष्कर्ष पहले ही निकाल लिए हैं तो आप चर्चा करने आए हैं कि चर्चा का ढोंग करने आए? निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संवाद। निष्कर्ष पर पहुंचे हुए ही हैं तो फिर संवाद क्या है? फिर तो दूसरे को थोपने की बात है। आप हमको थोपते हैं, हम आपको थोपते हैं, निकलना कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आती है? बेसिक चूक होती है हम लोगों से हमेशा। हम निष्कर्ष पहले रखते हैं, उसके बाद पीछे लौट करके एक जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं कि कैसे इस निष्कर्ष को हम कहें कि सही है। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ नीड पहचान रहे हैं दोनों का। अब स्ट्रेटजी सोचेंगे कि ये दोनों नीड कैसे पूरी हो सकती है। ये अंतर समझ में आ रहा? क्योंकि अगर कंक्लूजन ही हम पहले, स्ट्रेटजी ही हम पहले फिक्स कर लिए हैं, फिर चर्चा क्या होगी? फिर तो आप बता रहे हैं कि हमको यहाँ जाना है, तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है भाड़ में जाओ। हम अगर निर्णय लेके ही बैठे हुए हैं, चर्चा क्या कर रहे हैं फिर? बेसिक चूक करते रहते हैं हम, जिससे चीजें उलझती रहती हैं। चर्चा तो इसलिए है ना कि हम किसी निर्णय तक पहुंच सके। निर्णय लेके ही बैठे हैं तो काहे की चर्चा? फिर हमको लगता है निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। दोनों अपना अपना निर्णय लेके बैठे होते हैं, तर्क दिए जाते हैं, लगता है बड़ा लॉजिकल बात कर रहे हैं। थोड़ा आउट ऑफ फ्रेम जाके देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि बकवास कर रहे हैं, क्योंकि खूंटा गार रखे हैं, किसी भी तरह से उसको सिद्ध करने में लगे हुए। वो कहते हैं जब हम निष्कर्ष से बात शुरू करते हैं ना, तो हम सीधा जस्टिफिकेशन मोड में शिफ्ट हो जाते हैं और सामने वाले को भी पता चलता है कि वी आर जस्टिफाइंग, फिर वो भी जस्टिफिकेशन मोड में, फिर हमको तर्क। तो ये तर्क से ही सारा कम्युनिकेशन चलता है। उसका एंड रिजल्ट फिर नहीं आता है। एग्जैक्टली वो चूक होती है। फीलिंग और नीड की विधि से देखना शुरू करेंगे तो आप शुरू में ही इस तर्क से बच जाएंगे। नीड दोनों का आइडेंटिफाई हो गया, अब ये दोनों कैसे पूरा हो सकता है इस पर सोचने की बात है। तो कुछ हम स्ट्रेटजी सोचते हैं, कुछ आप सोचते हैं, वो काम कर जाता है। किसी जगह पर हमको आपको दोनों को दिख जाता है कि या तो ये नीड पूरी हो सकती है या ये कारण है जिससे नहीं पूरा हो सकता है, तो स्वीकार लेते हैं जी, स्वीकार लेते हैं। ये एनवीसी का कंसेप्ट भैया अब समझ में आया कि दो लोग जब बात कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को फीलिंग और नीड को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बजाय उसको सुनने के और बोलने के हम सीधा सॉल्यूशन पर बात करने लगते हैं। यही मिस्टेक हो रही है। अभी मेरे को ये सारा ये मतलब कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है। 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, तब कहेंगे थोड़ा और ठीक से पकड़ में आ रहा है। वो वही करने से आएगा। एग्जैक्टली नहीं तो अभी जब खूंटा हम पहले गाड़ रखे हैं ना, तो ऐसा ही है कि किसी जगह पे ना एक पागल खाने में दो लोग गए देखने के लिए। दो लोग बात कर रहे थे, एक फिजिक्स का प्रोफेसर रहा होगा कभी, एक मैथ्स का रहा होगा। तो वो अपना मैथमेटिक्स का कुछ बोल रहा है, वो अगला फिजिक्स का कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोले, फिर मतलब ये उस पार का कुछ बोले फिजिक्स का, वो अपना कुछ बोले मैथमेटिक्स का। तो एक आदमी उसको 15 मिनट से ऑब्जर्व कर रहा था, जो गया था देखने के लिए। उसने कहा यार तुम दोनों जो बात बोल रहे हो, ठीक है, वो हमको एक दूसरे से कनेक्टेड तो दिख नहीं रही है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम जब एक बोलता है तो दूसरे चुप क्यों रहते हो। जब बोलना ही अपने अपने मन का है, तो जब वो बोल रहा है तो तुम चुप क्यों हो, और जब तुम बोलते हो तो अगला चुप क्यों है। तो उसने कहा हम इतने पागल भी नहीं हैं कि हमको ये पता नहीं हो कि जब एक बोलता है तो चुप रहना चाहिए, नहीं तो हम बोलेंगे तो सुनेगा कौन। तो स्थिति ऐसा अगर बनाएंगे तो कैसे चलेगा जी।
बिल्कुल ठीक बात है। और बिना एनवीसी की प्रैक्टिस करें, जब हमने सिर्फ ये सुन लिया सूचना रूप में और विचार में ये सोचा कि अच्छा अब हम क्लास के बाद जाएंगे और इससे बात करेंगे, फिर वो ये रिप्लाई करेगा, मतलब उसका निर्णय भी अभी विचारों में सोच लिया, फीलिंग नीड सोच के बात की, पर हम जो सोच के गए थे वो तो वो बोला नहीं, फिर हुआ एनवीसी भी बेकार है। हम हर बार क्या कर रहे हैं, देखिए इस बारीकी को पकड़िएगा तो पता चलेगा। हम एनवीसी का यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि हम बच्चे से कुछ मनवाना चाहते हैं। हम एनवीसी का यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि हम पिताजी से कुछ करवाना चाहते हैं। हम एनवीसी का यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि हम भाई से कुछ करवाना चाहते हैं। ये बात को पकड़िए कि ये गोल नहीं है हमारा। हमारा गोल ये है कि मेरा भी कुछ नीड है, भाई का भी कुछ नीड है, वो दोनों को आइडेंटिफाई करके कैसे पूरा हो सकता है उसको सोचेंगे, तब तो हम दोनों का शुभ सोच रहे। अगर हम कहते हैं कि मैं अपना और भाई दोनों का शुभ सोचता हूँ, तो दोनों के नीड को पूरा करने का सोचेंगे या अपना बात मनवाएंगे आपसे? ये पकड़ में आता है। चूक यहीं से शुरू हो जाती है, फिर कितना भी बात करिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हम कहते तो बहुत हैं कि हम स्नेह है, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत करते हैं। अपना नीड क्या है, अगले का नीड क्या है, ये दोनों को पूरा करने का सोच रहे हैं, तब तो हम आपका शुभ सोचते हैं, नहीं तो काहे का शुभ सोचते हैं। माइक। भैया अगर रिक्वेस्ट फर्स्ट इंस्टेंस पे ही क्लियरली डिफाइंड है अगर है, तो ये फीलिंग नीड को फिर आर्टिकुलेट करने की जरूरत है कि सीधा वी कैन कम टू स्ट्रेटजी? रिक्वेस्ट अगर बहुत क्लियर है सामने वाले का, ठीक, तब तो और आप उससे सहमत हैं तो स्ट्रेटजी पर आ सकते हैं। जैसे अभी ये ना अभी जो हुआ था ब्रेकफास्ट वाला, तो मुझे रोज रोज वही नाश्ता नहीं चाहिए, तो वहाँ पे स्ट्रेटजी काम कर सकती है ना? वही स्ट्रेटजी तब काम कर सकती है जब आप सीधा सीधा इस बात के लिए तैयार हैं कि आगे से उसको आप बदल देंगे। लेकिन वहाँ भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर बच्चा गुस्से में कुछ कह रहा है ना, तो उसकी फीलिंग और नीड को अगर आप आर्टिकुलेट करके दे देंगे तो उसको भरोसा होता है कि उसकी बात सुन ली गई है। नहीं तो होगा ये कि आप कहोगे बेटा कल से दे देंगे, वो कहेगा तुम्हारा कल तो कभी आता नहीं है। अगर कल से आ जाता है या कमिटमेंट बना रहता है तब तो सॉरी, कमिटमेंट बना रहता है मान लीजिए। देखिए वही, अगर ये बना रहे तब तो आप आराम से कर सकते हैं, फिर तो दिक्कत नहीं है। और थोड़ा ठीक से देखिएगा, तो अगर थोड़ा पीछे ठीक से जी रहे हैं ना, तो इतना ख़राब हालत ही नहीं होता है कि बच्चा आके ऐसा चिल्लाए। सिंपल भाषा में बोले तो वो यही कहना चाह रहे कि तुम मुझे समझो, इतना ही कहना चाह रहे हैं। आप भी किसी से चिल्लाते हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं? कि तुम मुझे समझो, इतना ही चाहते हो हम हमेशा। हाँ, हम ये नहीं चाह रहे कि तुम मेरा ये हेल्प करो, पर मेरे को एटलीस्ट समझो, ऐसा ही होता है। वो पीछे कह रहे हैं कि नहीं भी समझो तो कम से कम सुन तो लो। ठीक ही बात है। अभी जो हम लोगों के तर्क की हालत है ना, मतलब जब आदमी जस्टिफाई करने जाता है ना चीज़ों को, तो तर्क ऐसे ही चलते हैं कि एक आदमी ने क्लास में, टीचर ने पूछा कि ये बताओ, आपसे पूछ लेता हूँ, ये बताओ कि आसमान में एक हवाई जहाज़ उड़ रहा है, ठीक, मैंने देखा आसमान में एक हवाई जहाज़ उड़ रहा था, मैंने देखा नीचे एक कार चल रही थी, तो बताओ हवाई जहाज़ की स्पीड क्या थी? ठीक, नहीं सवाल ये नहीं है, सॉरी। उसने पूछा कि ऊपर हवाई जहाज़ चल रहा है, नीचे कार चल रहा है, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? ठीक। तो कोई जवाब नहीं दे पाया, कैसे दे पाएगा भाई? आप लोग भी कोई नहीं दे पाएंगे। एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने पीछे से कहा सर 44 साल, 44 ईयर्स, ठीक।
कहा एकदम सही, कैसे बता दिए तुम? तो कहा मेरा एक भाई है, उसकी उम्र 22 साल है और वो आधा पागल है। तो एकदम तर्क संगत है ना। अभी हमारे बहुत सारे तर्क ऐसे ही चलते हैं, हमको लगता है हम तर्क कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी से बाहर हट के देखेंगे ना, खूंटा पहले गाड़ रखे हैं, आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी बोलो जी, हम तो खूंटा गाड़ रखे हैं, उसके बाद तर्क वितर्क। वो कहते हैं ना हरियाणवी में, पंचन की राय सिर आंखों पर नाला यहीं गिरेगा। वो खेत का मेड़ कहाँ से, नाला वो पानी का कहाँ से निकलेगा? वो कहते हैं कि ये जो पंच आए हैं ना, इनकी राय तो मेरे सिर आंखों पर है ही, हम सब मानने को तैयार ही हैं, जो आप कहेंगे सब मानेंगे, लेकिन नाला तो यहीं से जाएगा। सब मानेंगे आपका, जो कहिएगा, पंच लोग जो आए हुए हैं, जो कहिएगा हम सब मानेंगे, लेकिन नाला तो यहीं से जाएगा। अभी हम में से ज़्यादातर समय जो लोग तर्क कर रहे होते हैं ना, वो तर्क की स्थिति ऐसी होती है। अगर पहले से ही हम तय कर रखे हैं तो क्या तर्क कर रहे हैं जी? क्या तर्क कर रहे हैं? सुने तो विश्वास नहीं होता है कि हम ही ने कहा, उस फ्लो में बोल जाते हैं। और कभी ऐसा हो तो मतलब अरे हम ये कैसे कह सकते वाला वो होता है। तो बढ़िया, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ लें। कोई और बात तो नहीं करनी। मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है, और उसके लिए मुंह खोलना ही पड़ेगा। उसके बिना कैसे बोलेंगे जी? उसके बिना कैसे बोल पाएंगे? सुन, बोलना पड़ेगा, जरूर मेरे जैसे ऐसा करें। सुनने भर से नहीं होगा, सुनने भर से नहीं होगा, बोलना होगा। और हम इसको टेक्निक या टूल की तहत यूज़ नहीं कर रहे हैं। अस्तित्व सहज सच्चाई की मानव मूलतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। जो वो गुस्सा कर भी रहा है वो नासमझी बस कर रहा है, ना कि उसकी मूल प्रवृत्ति वैसी है। इस फंडामेंटल सच्चाई को देखते हुए स्नेह का भाव मेरे अंदर बना हुआ है। अब हम अपने को कैसे ठीक से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अगले को कैसे ठीक से सुन सकते हैं, इस अर्थ में सारा संवाद है। ठीक है, माइक चाहिए? दे दीजिए जी। ये जो वास्तविकता स्मरण में स्मृति में नहीं रहती है ना, तभी कंपन वगैरह होता है। यदि वो स्मरण में रहता है, स्मृति में रहता है ना, तो मेरे ख्याल से एकदम, एक बार मैंने ये प्रयास भी करके देखा तो रिजल्ट मिला था ऐसा ही है, या तो नहीं होगा या आदतन होगा भी तो बहुत कम होगा। इनफैक्ट आप अगर बता देंगे ना अगले को कि हमको घबराहट महसूस होती है, अगला खुश हो जाएगा, डरते तो हैं पापा कम से कम हमसे। अगला गुस्सा करके क्या कर रहा है? तो बता दीजिए कि सचमुच हमको डर लगता है जी, तो आसान हो जाएगा। और क्या, उसको पता चल जाएगा हम पहले सफल हैं, मरे हुए को और क्या मारना।
हमारी पीढ़ी की दो दिक्कत है, पापा से भी डरे और बच्चों से भी डर रहे, दोनों की तरफ कंपनी। हम लोग परिचय शिविर में ये सब बहुत सुनाते रहते हैं। ठीक कह रहे हैं। हर पीढ़ी को ये जो कह रहे हैं ना, इस भाषा को अगर सुनेंगे ना, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि सब समस्या हम ही को झेलनी पड़ रही है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हमको पकड़ना पड़ेगा कि ये करके हम क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, है ना, हो ही सकता है। बढ़िया। तो देखिए, अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान, अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में होने पर ध्यान, उस आधार पर अपने में प्रेम का भाव, जिसका विस्तार है विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता। बेसिकली प्रेम के भाव का मतलब है परस्पर अंतर संबंधित होने का भाव। दूसरे के साथ अपने को जुड़ा हुआ ही देखने के आधार पर जो अपने में भाव बनता है, उस भाव का नाम प्रेम है। सोचा जाए, मैं अभी तो इतना ही कहूँगा। अभ्यास करने जाते हैं ना, देखिएगा तो कई स्थितियाँ आती हैं। अपने अलग अलग संस्कारों के बारे में भी आप देखेंगे ना, तो ये सब में से किसी एक क्रम से हम गुजरते हैं। पहली स्थिति तो हमारी ये होती है कि गलती होती रहती है हमसे, होश ही नहीं आता है। अगला उसको झेलता रहता है, परेशान होता रहता है, हमको पता ही नहीं चलता है। बहुत बार हमारी स्थिति सजगता के अभाव में। पेज स्लाइड नंबर 125, 125। नई पुरानी दोनों में यही होगा शायद। है ना? नई में तो 125 है ही। तो शुरू यहाँ से होता है कि गलती होती रहती है, होश नहीं आता है। जब हम थोड़ा काम करना शुरू करते हैं ना, तो गलती हो जाता है, लेकिन होने के बाद होश आ जाता है कि यार गलती हो गई। जैसे एनवीसी का प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, तो दिखेगा कि बोल दिए, फिर पता चलेगा कि यार ये एनवीसी में तो नहीं बोले। दिखेगा कि भाव खराब हो गया, पता चलेगा कि यार ये तो खराब हो गया है, ठीक नहीं कर रहे हैं, गलती हो रही है। ये होता है। किसी समय ये भी स्थिति होती है कि गलती होती है, होश आ जाता है, लेकिन पूर्व संस्कार इतना मजबूत है कि रुक ही नहीं पाते। हमको दिखता रहता है कि गुस्सा में हम गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन वो गुस्सा इतना आ गया होता है कि मुंह बंद नहीं रख पाते। चाहते तो है नहीं बोलना, लेकिन ना चाहते हुए भी मुंह से निकल जाता है। इसके आगे एक स्थिति आती है कि गलती होती है, लेकिन होश आते ही ठीक हो जाता है। अभी जो नहीं रुक पा रहे थे ना, अब गलती तो अभी भी होती है, लेकिन होश जैसे ही आता है हम रुक पाते। उसके आगे एक स्थिति आती है कि गलती होने के पहले ही हमको पता चल जाता है, इस आधार पर गलती होना रुक जाता है। जो गलती होती है होश आते ही ठीक हो जाता है। ये जैसे ही होगा ना, इसका मतलब अब मुद्दा सिर्फ होश साधने का रह गया है। जिन जगहों पर भी हमारी ये स्थिति है कि गलती होती है और होश आते ही ठीक हो जाता है, वहाँ अब सिर्फ एक मुद्दा है, होश को बनाए रखने का। होश को बनाए रखेंगे वो ठीक हो जाएगा। गलती होती है, होश आने पर भी अगर नहीं रुक पा रहे हैं, वहाँ दुख दर्शन, दोष दर्शन करने की ज़रूरत है कि ये जो गुस्सा में उबल करके हमने बोल दिया, उसका फल परिणाम क्या हुआ। वो पूरा बोलने के दौरान मेरा अपना स्थिति कैसा बना रहा, और इस पूरी प्रक्रिया में जो जवाब देने की मेरी टेंडेंसी है वो और मजबूत हो गई। तो इस रोग से बाहर कैसे निकलेंगे? 10 गांठ के ऊपर 11वीं गांठ और लगाएंगे तो वो गांठ ज़्यादा मजबूत होगी कि खुलेगी? रोग के ऊपर एक और रोग ठोक देंगे तो क्या स्थिति होगा, ये देखना पड़ेगा।
ठीक है, माइक पीछे। तो गलती हो करके होश अगर आते ही ठीक हो जाता है, इसका मतलब अब हमको सिर्फ होश साधने का अभ्यास करना है। गलती होती है, होश आने पर भी नहीं रुक पा रहे हैं, तो उस स्थिति में दुख दर्शन, दोष दर्शन होने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से धीरे धीरे मन हटेगा और एक समय मन बनेगा कि यार ये नहीं करना, नहीं करना। पूरी यात्रा में स्टेप सिर्फ इतना ही नहीं है। स्टेप तो गलती नहीं करना मुख्य उपलब्धि नहीं है, मुख्य उपलब्धि तो सही करना है। तो सही करने की मात्रा क्रमशः बढ़ती चली जाती है। हमारा आर्टिकुलेशन बहुत बेहतर होता जाता है, हमारी अभिव्यक्ति सरस होती जाती है, रुचिकर होती जाती है, व्यवस्था में भागीदारी का फैलाव बढ़ता चला जाता है। इसमें जो बताया गलती होती है और होश आ जाता है, तो वो विचारों में होता है कि आचरण में आ जाता है तब की जगह? अब अभी हम तो आचरण वाला कह रहे हैं कि आचरण में गलती होने पर होश आ जाता है। विचार में होने लगे तो समाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। विचार में ही गलती हो, होश आ जाए, रुक जाए, अगले को क्या तकलीफ है? ठीक है, वहाँ तकलीफ तो सिर्फ खुद को है, दूसरे को कुछ नहीं है। तो उसका समाधान क्या है? उसका भी समाधान यही है कि अस्तित्व सहज वास्तविकता पर होश ले आया जाए, होश ले आया जाए। सेकंड और फोर्थ में क्या है डिफरेंस है? ये सेकंड जो होश आ जाता है ना, गलती होने पर जल्दी होश आ जाता है, ये बाद में आ रहा है। ठीक है, बाद में आ रहा है जी। ये जो है गलती होती है, लेकिन होश आने पर का मतलब उसी समय होश आया है, तब ना रुक नहीं पाए। कर रहे हैं, होश आ गया, रुक गए। कर रहे हैं, होश आ गया, रुक नहीं पा रहे हैं। वहाँ गैप है, यहाँ गैप नहीं है। जी जी, वहाँ तो सब कर लिए, बाद में होश आ रहा है। यहाँ करते हुए होश आने की बात कर रहे हैं। देखिए ना, जैसे अब कर लिए, लड़ लिए, झगड़ लिए, चला गया अगला, फिर बैठ के कहते हैं यार ठीक नहीं हुआ। ठीक है, ये बाद में होश आ रहा है। एक है लड़ते हुए 2 लाइन बोल लिए हैं, होश आ गया है, फिर भी तीसरा लाइन, चौथा लाइन, 5वां लाइन मुंह से निकल ही जाता है। होता है ना जी। एक होता है कि गलती हो गई, 2 लाइन बोल दिया, होश आ गया कि एनवीसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमको नहीं करना, तीसरा लाइन हम ठीक से आर्टिकुलेट करके बोलते हैं। तो गलती होती है, होश आते ही ठीक हो जाता है। जीवन विद्या का मुख्य मुद्दा, मध्यस्थ दर्शन का मुख्य मुद्दा देखेंगे, वो तो सही करने का है। तो क्या सही करना है अगर आप उसको पूछेंगे, तो अपने में सच्चाई पर ध्यान बने रहते हुए भाव को ठीक रखने के आधार पर परस्परता में दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करना है। तो सही भाव को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और व्यवहार में जो हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है, उस संबंध में उसका निर्वाह करना है। किस संबंध में कौन से दायित्व कर्तव्य हैं, उसके लिए कभी फुर्सत में आराम से व्यवहारवादी समाजशास्त्र पढ़िए, मानव व्यवहार दर्शन का अध्याय 16 पढ़िए, उसमें मिलेगा माता पिता संबंध में क्या दायित्व कर्तव्य है, पुत्र पुत्री का, माता पिता का, पति पत्नी में क्या है, भाई बहन में क्या है, गुरु शिष्य में क्या है, वो विस्तार मिलेगा। भाव के स्तर पर मोटे तौर पर देखिएगा तो जिनको हम सहयोग कर रहे हैं वहाँ ममता और वात्सल्य की प्रधानता है। जहाँ से हमको सहयोग मिल रहा है वहाँ कृतज्ञता की, गौरव की, श्रद्धा की प्रधानता है। और विश्वास, सम्मान, स्नेह तो हर संबंध की मूलभूत आवश्यकता है, पर प्रधानता से बराबर वालों के संदर्भ में ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पति पत्नी संबंध हुआ, भाई बहन संबंध हुआ, मित्र मित्र संबंध हुआ, ये बराबर वाला संबंध है, बड़े छोटे का नहीं है।
इन जगहों पर विश्वास, सम्मान, स्नेह, यही मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। वहाँ कोई बहुत गौरव श्रद्धा की अपेक्षा नहीं होती एक दूसरे से। प्रधानता में बात कर रहा हूँ, प्रधानता में। हम लोग पढ़ पढ़ के इतने विद्वान हो गए हैं कि मैंने पीछे बताया ना, हमारे लिए एक ही संबंध रह गया है, गुरु शिष्य संबंध। दूसरा कोई संबंध नहीं है, एक ही संबंध है, गुरु शिष्य संबंध। तो सब शिष्य हैं, हम गुरु हैं। समझाना है, सबका गलती देखना है, उसको सुधारना है, ठीक करना है, कहीं थोड़ा भी कमी नहीं रह जाए, सब तरफ से ठोक पीट के परफेक्ट बनाना है। तो कैसे चलेगा बाकी संबंध जी। और मजे की बात है, कोई शिष्य बनने को तैयार नहीं है। मैं यहाँ खाली कुर्सी देख के तब से सोच रहा था कि दीदी कहाँ चली गई। ये खाली जगह देख के मैं सोचा, ऐसा मुड़ के देखा भी एक बार, बट समहाउ मेरी नज़र नहीं गई आप तक। मैंने सोचा यार दीदी को कुछ काम आ गया लगता है। नहीं दीदी। वहीं बैठिए। मैं इसमें तो इतना ही कह रहा हूँ कि ये अलग अलग जीवन की स्थितियाँ हैं। एक है कि हम गलती करते रहते हैं, होश ही नहीं आता है, ठीक है। दूसरे सब परेशान रहते हैं, हमको होश नहीं आता। एक है कि गलती होती है लेकिन थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। एक है कि गलती होते समय ही होश आ जाता है। गलती होते समय होश आता है तो दो स्थिति है, या तो हम रुक जाते हैं, ठीक कर लेते हैं, या हम ठीक नहीं कर पाते। अगर हम ठीक कर लेते हैं तब तो होश बढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब मुद्दा तो सिर्फ होश का बच गया है, मेरा होश आता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर होश आने पे भी नहीं रुक पा रहे हैं तो उस काम को करते हुए ताप दुख, संस्कार दुख, परिणाम दुख के रूप में जो घटित होता है उसको देखा जाए। जितना जितना जीवन का दुख दर्शन होगा उस जगह पर, उतना उतना मन हटेगा वहाँ से। आप देखिए ना, जिस चीज़ में आपको दुख दिखाई देता है, आप अगली बार उसको करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते? तो उस क्रिया में दुख देखना ज़रूरी है, और उसका विस्तार हम पहले कर चुके हैं कि वहाँ दुख दर्शन कैसे करें। कल्पना नहीं करनी है, वो घट ही रहा है दुख, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना ही बात है। चल ही रहा है पंखा, आवाज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना ही बात है। तो कोई हमारे ध्यान देने से दुख नहीं हो रहा है, दुख तो पहले से हो रहा है, मवाद तो पहले से बह रहा है, हम सिर्फ उस पर ध्यान देने का काम कर रहे हैं। भैया विचारों में जो गलती होती है उसमें दुख दर्शन कैसे करें? ये प्रश्न को ऑब्जर्व करके देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करके देखिए कि विचार में कभी किसी को मजा चखा देने का, विरोध कर लेने का, ये विस्तार जब हम कर रहे होते हैं तो अपने में सहज रहते हैं कि असहज रहते हैं। इसको ताप दुख कहते हैं। जी ये तो और शरीर पर उसका परिणाम में है। सांस गड़बड़ हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हृदय गति बदल जाती है, और ज़्यादा मन में वो हो जाए ना, ठीक है, तो आपकी नींद गायब हो जाती है। नींद पर, भूख पर, ठीक, सांसों की गति पर, हृदय की गति पर बहुत असहजता से उसका असर देखा जा सकता है। पर ये तो सब परिणाम है। ताप दुख को वहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विचार में जब उल्टा पुल्टा चल रहा है तो स्थिति क्या है, सहजता और सुख की या असहजता और दुख की। संस्कार के रूप में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ये जो अगला मेरे मनोनुकूल नहीं करता है तो हमको विरोध करने की प्रवृत्ति बन गई है, बदला लेने का विचार चलने लगता है हमारे अंदर। ये सुसंस्कार है कि कुसंस्कार है? इसको जितना और चलाएंगे उतना ये कुसंस्कार बढ़ेगा कि कमज़ोर होगा? जितना दिन आप ड्राइविंग करते हैं उतना आपका एक्सपर्टीज़ बढ़ता है ना।
तो ऐसे ही जितना उल्टा पुल्टा विचार हम करते रहेंगे, एक्सपर्टीज उसमें बढ़ेगा ना। बिल्कुल। तो अभ्यास क्रम में इन सब स्थितियों से हमारा गुजरना होता है। ये बात देख सकते हैं। ये दिखाया इसीलिए है कि किस स्थिति में क्या करें उसका उपाय होता है। आखिरी स्थिति है तो होश बढ़ाने का काम करना है। इससे ठीक ऊपर वाली ये स्थिति है कि होश आने पर भी रुक नहीं पाते, रुक जाते हैं तो होश बढ़ाना है, नहीं रुक पाते हैं तो दुख दर्शन दोष दर्शन करना है। गलती होने पर जल्दी होश आ जाता है, होश को थोड़ा और बढ़ाना है और दुख दर्शन दोष दर्शन भी करना है, क्योंकि गलती तो हो गई है। तो परिणाम और संस्कार दुख देख सकते हैं। ताप दुख भी इस रूप में देख सकते हैं कि उस समय में क्या स्थिति बन रही है। क्या करें, वो तो जब ये हो गया है तो एकदम सिंपल अभ्यास है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भाव है उसको अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान दे करके बनाने का काम करिए। वहाँ निश्चित रूप से आपको सुख दिखाई देगा। तो ठीक है, सही में सुख, गलती में दुख। अभी तो मैं गलती वाले साइड से कह रहा हूँ, इसलिए बार बार गलती में दुख को दिखा रहा हूँ। गलती होती रहती है, होश ही नहीं आता है तो क्या करें? जीवन विद्या का शिविर करें। क्या करिएगा, क्योंकि ये जो गलती होती रहती है, होश नहीं आता है ना, उसमें ऑब्जर्वेशन भी चाहिए और एक दृष्टि भी चाहिए। क्योंकि होश आता भी है तो लगता है हम तो ठीक ही कर रहे हैं, गलती तो सामने वाले की, तो ठीक क्या करेंगे? कुछ नहीं। ठीक क्या करेंगे? कुछ नहीं। ये दिखता है कि ठीक करने का एक हिस्सा मेरी तरफ भी है, तब तो ठीक करने की कोई बात होगी। सब ठीक ही है मेरा, तो ठीक क्या करेंगे? होश आ भी जाए, ठीक है, ठीक क्या करेंगे? दुख दर्शन कोई करा भी देता है ना, तो एक शिफ्ट चाहिए इस बात का कि इस दुख का कारण दूसरा नहीं है, मैं हूं। सुधार के लिए ये चाहिए। वहां सिर्फ दुख दिखाने से काम नहीं चलता है। दुख तो दिखता है, दुख का कारण अगला लगता है। तुम दुख के कारण हो, मेरे दुख के कारण तुम हो, और अपने दुख के कारण भी तुम ही हो। मजे की बात है ये जो मैं कह रहा हूं ना, तर्क कैसे चलता है, ये देखिए क्या हो रहा है इसमें। नमस्ते। ये फिक्स किया हुआ है कि कारण तो तुम ही को बताना है, ठीक है? किसी का भी दुख हो, मेरा हो कि तुम्हारा हो, कारण तो तुम ही को बताना है। तर्क देखिए फिर कितने कितने ढूंढ के लाते हैं कि कैसे तुम अपने दुख के भी कारण हो, कैसे तुम मेरे दुख के भी कारण हो। दोनों का कारण तुम। और पर्याप्त तर्क है जी। हमको लगता है हम बड़े तर्क कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक कोट है, मैन इज एक्चुअली नॉट रेशनल एनिमल, मैन इज एक्चुअली अ रेशनलाइजिंग एनिमल। मैन जो है, आदमी, वो रेशनल नहीं है, रेशनलाइज करने वाला है चीज़ों को। रेशनल का मतलब है सोच विचार करके निर्णय लेने वाला। रेशनलाइज करने का मतलब है निर्णय पहले लेके बैठा हुआ है, विचार का प्रयोग कर रहा है तर्क इकट्ठा करने के लिए। अपनी जिंदगी को देखना शुरू करिए ना, दिखेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। वो एनिमल जी।
साली जी को जब से किचन वाला दिया है ना, हाँ तो आज बोले किसी ने मेरी तरफ से निर्णय ले लिया, आज शाम को सीरा को क्या बोलते हैं हिंदी में, हलवा बनने वाला है। तो बोले मोहनताल वो आपने जो खाया ना दोपहर को, तो वो स्वीट किसने रखवाई, ऐसा डांट के थोड़ा कुछ बोले। तो जगदीश भाई कुछ सुन रहे थे, आसपास थे। तो मैंने बोला पुराना जो इकट्ठा किया हुआ है वो कुकर में जो हमने किए वो बैलेंस कर रहे हैं हम थोड़ा कुछ। तो फिर मैंने उनको बोला किसने बोला हलवा कैंसिल है, अरे दोपहर को स्वीट दिया मतलब शाम का हलवा कैंसिल ही है ना, ऐसा बोले वो, एजम्पशन कहा ले जाता है। मैंने बोला पूछो जाके। तो फिर छाया बोली सुगंध आ रही, हलवा तो बन रहा है। तो कई बार एजम्पशन झगड़ा वहां से शुरू होता है, मान लिया और किसने एडवाइस दे दिया, तो मेरा मन तो हलवाई तक चला गया, भाई कौन कौन बोल के आया। ये जो हम कहते हैं ना हलवा कौन ऑर्डर दे दिया, ये हम पूछ भी नहीं रहे होते हैं, हम या तो बता रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि मेरे बिना कौन कर सकता है। हाँ एग्जैक्टली, ये जरूरत किसकी है। देखिए आपके इस जवाब से पक्का पता चलता है कि आप घर वाले हैं इनके, वही इतना ठीक से समझ सकता है। तो ये 5 स्टेप में मेरे को वो दिखा कि गलती कहाँ पकड़ में आती है। कई बार अभी पूरे कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन कई एरिया में पूरा तक पहुंच गया है, कहीं में बिल्कुल होश चला जाता है, गाड़ी खड्डे में गिर जाती है, फिर एम्बुलेंस बुलाते तब पता चलता है। ये जो जगह है ना, गलती होना रुक जाता है और सही करने की मात्रा बढ़ जाती है, ये जगह मानवीयता का है। इससे पहले तो अमानवीयता है, इससे पहले तो किसी न किसी अंश में अमानवीयता है। सहजता से तो इतना सिंपल बताना है कि अगर हलवे की गंध आई है और फिर हम पूछ रहे हैं कि हलवा किसने बनाया, तो इतना ही पूछना चाहिए कि हलवे की सुगंध आ रही है, क्या बन रहा है क्या। इतना सीधा पूछा जा सकता है ना। ऑब्जर्वेशन बताया हमने, हलवे की सुगंध आ रही है। एक्चुअली जब ये बात हुई थी दोपहर को, हलवा जब बन रहा तो सेशन दूसरा सेशन चल रहा था, तो उन्होंने प्रमाण बोला कभी बन रहा है मतलब हलवा। अगर कभी ये बात हुई ना, जैसे उन्होंने कहा कि भाई मोहनताल बट गया है तो हलवा नहीं बन रहा होगा, तो एकदम सिंपल पूछना चाहिए। एक अगर आप पूछेंगे तो इतना सिंपल पूछना बनता है कि किचन में बात हुई है क्या। ठीक है, ऐसा प्यार से सामने वाला तो परफेक्ट तो है ही नहीं, तो दिन में 10 बार तो वो जाता है, एक बोलता है तो भी मैं उसको ढूंढती हूँ, दूसरा बोलता है तब भी मैं ढूंढती हूँ भाई कहीं भैया कहाँ गया। फिर खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो 2 बार पूछती हूँ तो बोलता है आपने बोल ही दिया। ऐसा तो मुझे 10 बार उन्होंने बताया कि आप आके बता गई। मुझे विश्वास भी कभी नहीं आता खुद पे, तो मैं बार बार पूछने जाती हूँ। और ऐसी हालत में हलवा और ये मोहनथाल की मेरी हालत क्या होगी हो। लोग कह रहे हैं हलवा और मोहनताल के साथ सैंडविच भी खाने को मिलेगा। ऐसा भी होता है। वो रसोई वाला बोलता है बहन जी मैडम आप ही चखो, तो मैं हाँ अपना तो बाबा गया चलो चख लेते हैं। वैसे पता नहीं चलता चखने में क्या अच्छा बुरा, तो ये परफेक्ट है मैं तो हूँ नहीं। फिर मैं चलो बोलते हैं तो सीख लेते हैं, तो परफेक्ट होता है। इसमें एक आध बोलता है ये तो वो डायबिटीज़ वाला कोई हो जाता है तो इसमें शुगर कम करो। मैंने मन में सोचती हूँ आधा पिला आधा पानी पिला। आधा शरबत पिला आधा पानी पिला, एडजस्ट हो जाएगा शुगर। शरबत में चीनी कम करना हो तो कह रहे हैं आधा वो ले लो आधा पानी मिला लो। स्ट्रेटजी सबको पता है। आपको पता है स्ट्रेटजी सबको पता है जब तक दूसरे को सलाह देनी है। ठीक है, अपने लिए जब बात शुरू होती है ना तो समाधान थोड़ा छोटा पड़ जाता है।
छोटा पड़ जाता है। दूसरे की समस्या का उत्तर सबके पास है, सबके पास है, किसी से भी सलाह ले सकते हैं। क्यों जी? वो भी एडवाइजेस दे सकता है बड़े लोगों को भी, कि ऐसे करो, शांति से बात करो, ये करो। मतलब एडवाइजेस तो छोटे बच्चे भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। देखिए वो किसी की दूसरी की लाइफ की बात है तो कोई भी एडवाइजेस देते हुए दिखाई देते हैं हमको तो हमारे घर में ही दिखाई देते हैं। 4 साल वाले, 5 साल वाले, 6 साल वाले सब बोलते हुए दिखाई देते हैं, और सब सेंस होता है उनको। जेन्युइन और प्रैक्टिसेबल एडवाइजेस होती है, और हाँ पार्शियल भी नहीं होती। अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो चीज़ें सॉल्व हो भी सकती है। हमारे पास इतना धैर्य कहाँ होता है, हम कहते हैं नालायक भागे यहाँ से। तू मुझे सिखाएगा 5 साल का? मैंने ज़्यादा दिवाली देखी है। उसको कहना चाहिए जी पिताजी ज़्यादा दिवाली देखे हैं इसलिए पटाखे इतने फूट रहे हैं जिंदगी में। इससे आपको पता चलना चाहिए कि झगड़ा करने वाला भी सुधर जाता है। अभी मैं बिजनौर में एक सेशन ले रहा था, तो बिहार से एक लेडी थी, वो रहती यूपी में है, बक्सर से थी। उनको थोड़ी देर के बाद चर्चा में पता चला कि मैं बिहार से हूँ। पूछे कहाँ से हो? मैंने कहा बेगूसराय से। जो लोग बिहार के हैं ना, लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार बेकार है, उसमें ही मानते हैं कि बिहार में बेगूसराय टॉप में आता है। ऐसी लोगों की वो है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? फिर उन्होंने बेगूसराय के बारे में बहुत कुछ बताया कि यहाँ तो लड़कों की पकड़ के शादी कर दी जाती है। आपकी कैसे नहीं हुई? तो ऐसा ऐसा सब बताया। तो मैंने इतना ही कहा कि देखिए जब बेगूसराय वाले बदल सकते हैं तो कोई भी बदल सकता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक सीरियल बना है पूरा बेगूसराय के ऊपर, जितना खराब है न्यूज़ से कई गुना खराब उसमें दिखाया गया है। तो जिन लोगों ने उसको देखा है उन्होंने तो मान लिया है कि इससे खराब संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। वो किसी उस पे आया है, वो आजकल जो OTT पर उस पर कहीं आया है। हैं? अच्छा 3-4 सीरीज आ गई है। अच्छा होता था पहले बाय द वे, अब नहीं होता है। बोरे में डाल के वाली हालत तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन कार में ले जाने वाली और दोनों तरफ से पकड़ के ले जाने वाली वो तो देखी है। अब तो मैं बहुत नहीं सुनता हूँ, पर बचपन का देखा है मैंने। अमानवीयता इसलिए है कि गलती हो गई। आपके साथ कोई गलती कर दे, बाद में उसको होश आए गलती हो गई, तो आप उसको अमानवीयता कहोगे कि मानवीयता कहोगे? ये जो खराब लग रहा है ना, उसमें दुख दर्शन किया जाए, दोष दर्शन किया जाए, ताकि ये संकल्प मजबूत हो सके कि इसमें से बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, ये संकल्प मजबूत हो सके। बढ़िया। अब मैं कुछ बातें और कर देता हूँ। ये जो सामान्य रूप से देखिएगा ना, अभ्यास में बाधाएं क्या क्या होती हैं, तो ये जो पुराना हमारा सारा है ना,
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का आदत है, लाभ की मानसिकता है, समुदाय की मानसिकता है, संग्रह शोषण की मानसिकता है, शासन की मानसिकता है, विरोध की मानसिकता है, अपराध की मानसिकता है। ये सब हमारी समस्या का कारण है। जी सब आ गया ना? तो अब सबका उपाय कर देते हैं। अभ्यास दर्शन में देखिएगा ना, तो एक बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है कि ये जो 6 आवेश है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, स्लाइड है 128 1 to 8, कि ये जो आवेश है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ठीक है, इसका कारण क्या है वो लिखा हुआ है ये आगे। सम्मोहन पूर्वक काम आवेश है, विरोधवश क्रोध आवेश है, संग्रहवश लोभ आवेश है, रहस्यता के कारण मोह आवेश है, अभिमान और आडंबर के कारण मद होता है। मद कहते हैं मोटे तौर पर अहंकार को। नशा जो हो जाता है ना उसको मद कहते हैं, नशा। रहस्यता का अब ये तो अभ्यास दर्शन का मुद्दा है, यहाँ का मुद्दा नहीं है, पहले मैं वो क्लियर कर दूं, वहाँ उसको क्लियर कर सकते हैं, अभ्यास से उसका लेना देना नहीं है। बट अभी रहस्यता का मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसका ठीक ठीक हमको पता नहीं है, जिसको भ्रम कहते हैं ना। तो अध्याय 17 व्यवहार दर्शन का जो रहस्य मुक्ति लिखा हुआ है वो वस्तुतः भ्रम मुक्ति है, वो रहस्यता है। यहाँ भ्रम, भ्रम में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का आकलन अधिक कर लेते हैं, जितना उसका महत्व नहीं है उससे ज़्यादा महत्व अपनी ज़िंदगी में हम मान लेते हैं। यही तो मोह है, अधिमूल्यन। नहीं, मद यहाँ तो प्रयोग होता है अहंकार के लिए। ये जो नशा होता है ना जब आदमी को, तो कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ सिर मार रहा होता है वहीं मारता रहता है। जैसे कहते हैं ना धन का अहंकार है इसको, पद का अहंकार है इसको, वो मद है। वो सिर्फ हाथी के लिए नहीं है, वो हो आया तो यहीं से है। हाँ, वो कहाँ से गया है वो भी बता देता हूँ। मद्य बोलते हैं शराब को, जो मद पैदा करता है उसको मद्य कहता है। ठीक है, बता रहा हूँ। वो जिसको आप बेहोशी कह रहे हैं वो आसे ठीक है, बट आसे पकड़िए उसको। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि ये हाथी को जब युद्ध में लेके जाया जाता था ना, तो उसको खूब सारी शराब पिलाई जाती थी। ठीक, वो मदमस्त हाथी है। अब वो जब पी लिया ना, वो कुछ नहीं देखेगा, मारते रहिए उसको, लगता रहे तीर, वो तो अपना बढ़ता रहेगा, रौंदता रहेगा आगे। वहाँ से वो आया है। तो इनका जो परिवर्तन जिसमें होता है ना, तो जब हम रोग का इलाज करने जाते हैं, हमने देख लिया कि मेरे अंदर क्रोध है या लोभ है, कोई एक समय में एक, सबका इलाज एक साथ मत शुरू करिए, नहीं तो मर जाएंगे। और क्या, ओवरडोज दे देंगे एक ही दिन में। 3 दिन का डॉक्टर दवा लिखे कि ये खाना, सुबह ये, दोपहर ये, शाम, आप कहिए हमको तभी ठीक होना है, एक साथ सारा गोली खा लेंगे तो क्या हालत होगा। तो ये एक एक करके लिखा हुआ है। तो अपने अंदर जिस आवेश की प्रमुखता दिखती हो, जिसका इलाज करना अभी हमको गोल लगता हो, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का। मात्सर्य कहते हैं ईर्ष्या को, ईर्ष्या, द्वेष भी कह सकते हैं, बट मुख्य रूप से वो ईर्ष्या है। दूसरे के नाश की कामना करना। जी। तो इनका जो परिवर्तन होता है ना, ये जो मात्सर्य है ये सहस्तित्व पूर्वक अभयता में आता है। ये जो मद है ये सम्मान अभिव्यक्ति पूर्वक कृतज्ञता में आता है। ये जो मोह है ये इसकी योग्यता पूर्वक अपेक्षा में आता है। ये जो लोभ है ये उदारता पूर्वक दया में बदल जाता है। ये क्रोध जो है ये धैर्यपूर्ण साहस में बदल जाता है, धैर्य में बदल जाता है।
जो हम क्रोधित हो जाते हैं उसकी जगह धैर्य रहता है, साहस सही को करने का बना रहता है, लेकिन धैर्य आ जाता है। अब ये जो काम है ये शिष्टापूर्ण लज्जा में कन्वर्ट हो जाता है। शिष्टापूर्ण लज्जा का मतलब इतना ही है कि हम समाज व्यवस्था को बनाए रखते हुए शिष्टापूर्ण आचरण करते। तो जो रोग है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सकारात्मक का अभ्यास पहले से शुरू कर देने की जरूरत है। तो अगर लोभ का रोग है तो दया का अभ्यास, उदारता का अभ्यास शुरू करने की पहले से जरूरत है। रोग आएगा ये तो बाद में, जब से होश आया हमको, हम उदारता और दया का अभ्यास कर लें। उदारता और दया का अभ्यास करने के लिए आपको अस्तित्व सहज किसी सच्चाई को पकड़ना पड़ेगा जिस पर ध्यान के बने रहने से स्वाभाविक रूप से उदारता आती है, दया आती है। कोई सच्चाई पर ध्यान दे लीजिए। जैसे एक सिंपल है, अगर हमको दो चीज़ दिखता रहे, अगले मनुष्य के साथ संबंध और मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है ये बात, तो दया उदारता आ जाएगी। मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक सुविधा है ये बात दिखे और आप मेरे संबंधी हैं ये बात दिखे, तो आपको हम अर्पित करने को तैयार होते ही। ये दोनों चीज़ चाहिए, आपके साथ संबंध दिखना चाहिए और हमको अपनी आवश्यकता से अधिक दिखना चाहिए। एक छोटे जी, यहाँ तो एक ही है, यहाँ अभी तो मोह और आसक्ति एक ही अर्थ में कर रहे हैं। आप छोटे छोटे प्रयोग करके देखिए। एक बच्चे को एक चॉकलेट दीजिए, कहिए दूसरे को दे दो, नहीं देगा, कहेगा हम खुद खाते, खुद खाएंगे। कोई दे भी सकता है। दूसरा दे दीजिए, हो सकता है भाई को देने को तैयार हो जाए, ठीक है। नहीं तैयार हो दो में, तीसरा दीजिए, चौथा दीजिए, देखिए एक समय के बाद देने चला जाएगा। हाँ, आता हूँ। ये उदारता पूर्वक दया समझ में आता है, पैदा होता है। हम लोग अभी रास्ते में नर्मदा यात्रा कर रहे थे, चॉकलेट बहुत था किसी जगह पर, तो एक जगह बारिश में रुक गए, तो एक बच्चा था सामने घर में, 3 साल का होगा हमको लगता है। वो 4 पीढ़ी एक साथ थी घर में उस बच्चे को मिला के। वो बच्चा, उसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ, ठीक है। और चौथी पीढ़ी भी इतनी स्वस्थ थी कि घर का सब काम वही देख रही थी, मतलब घर की हेड वही थी उस समय, ठीक है। हाँ, किचन में भी और घर के सारे निर्णयों में भी। कहाँ की बात है ये चंदन घाट के पास की बात है। एक जगह है चंदन घाट, एमपी में, जिनको आइडिया हो उस रूट का, तो चंदन घाट के पास की है। तो बारिश, चंदन घाट से ही निकले थे हम लोग, थोड़ी देर में बारिश आ गई तो वहाँ रुक गए। वही बच्चा था, तो मेरे साथ एक गुजराती सन्यासी थे, उन्होंने उसको एक चॉकलेट निकाल के दिया, कहा कि ये ले जा कर के, नाना जी थे, नाना जी को दे दो, नहीं बढ़ा आगे देने के लिए। दूसरा चॉकलेट दिया, कहा अब जाके दे आओ, नहीं गया, ठीक है। फाइनली उसको एक साथ 5 दिए, 7 हो गया उसके हाथ में। बोले अब एक एक करके सबको बांट दो। उसने 2 पहले अपने पॉकेट में रखा, फिर एक एक सबको दिया। किसी ने लास्ट में उसको कहा तुम्हारे पास 2 है, ये एक और दे दो किसी को, कहा नहीं देंगे, भग गया। तो ये ठीक है कि वो 2 अपनी आवश्यकता के रूप में पहचान रहा है, उससे अधिक हो गया है तो देने को तैयार है। संबंध तो देख ही रहा है नाना नानी से एक लेवल का। ये जो अर्हता पूर्वक अपेक्षा है ना, उसका मतलब है कि जितनी उसकी योग्यता है उसी अनुपात में हम उससे अपेक्षा रखते हैं। मोह या अधिमूल्यन का मतलब है जितने के लायक आप हैं नहीं, उतना हम आपको मान रहे हैं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, ये अधिमूल्यन है, ये मोह है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी तो चला ही लेते हैं, हमको भी पता है। वो कब्र सुखाने वाला कहानी सुनाया था ना
तो ऐसा पंखा जलेंगे। तो अर्हता पूर्वक अपेक्षा का ये मतलब है कि जितने के लायक है वो, जितना उसका वास्तव में भागीदारी है, उतना ही उससे अपेक्षा है, उतनी ही मेरी उससे वो है, निर्भरता है, उससे अधिक नहीं। ऐसा एक को देख सकते हैं किस समय क्या अभ्यास करें। मुख्य मुद्दा यही है, ये आपके लिए होमवर्क है कि धैर्यपूर्ण साहस का अभ्यास करना चाहते हैं तो अस्तित्व की किस वास्तविकता पर ध्यान बना के रखें जिससे हमारे अंदर साहस का, धैर्य का उदय होता है। अगर हम सम्मान का या कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहते हैं तो अस्तित्व की किस सच्चाई के ऊपर ध्यान बना के रखें जिससे ये सम्मान, ये कृतज्ञता हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से उभरती है। उस सच्चाई के प्रति सजगता को बनाए रखना मुख्य होमवर्क है, मुख्य अभ्यास है। उसके साथ ये पॉजिटिव का अभ्यास होता रहेगा, पॉजिटिव भाव बना रहेगा तो नकारात्मक रोग का इलाज अपने आप हो रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जब बीमारी आएगी तब इलाज करेंगे। हमको पता है पहले से कि पेट कमज़ोर है, खाने से बिगड़ जाता है, तो चूरन पहले से लेके चलें। जो चीज़ें पेट को मजबूत करती हैं वो पहले से खा के चलें। हमको पता है फेफड़ा कमज़ोर है हमारा, इन्फेक्शन हो जाता है, काढ़ा पहले से पिएं कि नहीं। ये सर्दी खांसी हो जाए तब शुरू करेंगे, ये बुद्धिमत्ता तो नहीं है ना। हमको पता है मौसम बदलते समय खांसी शुरू हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो काढ़ा पहले से लेना शुरू करेंगे ना जी। तो अस्तित्व सहज सच्चाई पर ध्यान बनाए रखते हुए सकारात्मक भाव का अभ्यास मूलभूत अभ्यास है जो हम पहले से करते रहते हैं, पहले से करते रहते हैं। जी, राग को भी मोह कह सकते हैं। हमने सुना है मराठी में गुस्से को शायद राग कहते हैं, तो यहाँ तो मोह के लिए कह रहे हैं। मराठी में ऐसा कहते हैं, यहाँ तो हम, हाँ यहाँ तो मोह के लिए कर रहे हैं, सामान्य हिंदी में तो मोह के लिए कहते हैं। ये और देखेंगे ना दूसरी भाषा में, जीवन में अगर अभाव है सुविधा का तो उत्पादन और अभ्यास से दूर होगा। अगली स्लाइड है 129। जीवन में अगर सुविधा का अभाव है तो उत्पादन और उत्पादन के लिए आवश्यकीय अभ्यास से वो दूर होगा। अत्याशा है, अत्यधिक आशा अगर किसी चीज़ से कर रहे हैं, अत्यधिक अपेक्षा अगर किसी चीज़ से रख रहे हैं तो विवेक से दूर होगा। अज्ञान है तो ज्ञान से दूर होगा। राग है तो विराग कह रहे हैं बेसिकली उस वस्तु से आसक्ति के टूटने को। वैराग्य शब्द इसी से बना है, वैराग्य इसी से बना है, तो वैराग्य की तरह भी देख सकते हैं। द्वेष है तो स्नेह के अभ्यास से ख़त्म होता है। असत्य बोलने का है तो सत्य बोलने से ख़त्म होगा। अभिमान है तो सरलता के अभ्यास से। भय है तो अभय या विश्वास के अभ्यास से। आलस्य है तो चेष्टा से, प्रयास से। आलस्य आता है बार बार तो क्या करेंगे, चेष्टा, प्रयास, उद्योग, परिश्रम, पुरुषार्थ, जो भी नाम दीजिए उसको, आशय एक ही है, एक ही है। असफलता हो गई है तो पराक्रम से, पुनः प्रयास से। प्रयोग का मतलब है फिर से प्रयास। रोग है तो औषधि, आहार, विहार से। इनसे इसका समाधान होता है। तो जो अपने में समस्या दिखाई दे रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं जी? उससे संबंधित तो कह सकते हैं। जो बीमारी है हाँ, उससे संबंधित ये जो सच्चाई है उसका अभ्यास पहले से होने की ज़रूरत है।
तो जो बीमारी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीनोड का अभ्यास पहले से ही होने की ज़रूरत है। हमको पता है ये समस्या है तो उसका इलाज पहले से करके चले। माइक जी, बैठे बैठे नींद आ रही हो तो उठ के खड़े हो जाएं, थोड़ा चल लें। भैया अभाव को उत्पादन एवं अभ्यास से, तो अभ्यास उत्पादन का ही अभ्यास, सिर्फ उत्पादन का वो सीख लेने से नहीं होता है, कर्माभ्यास करना पड़ता है। परिहार जानते हैं? समाधान एवं परिहार। परिहार का मतलब है उसका समाप्त हो जाना, उसका हरण हो जाना। हरण जानते हैं? कहते होंगे यहाँ भी कुछ। अपहरण जानते हैं कि नहीं? रोग का परिहार होने का मतलब रोग का समाप्त हो जाना, रोग का हरण हो जाना सब ओर से। जी बोल सकते। समाप्ति, समाप्ति। हाँ, चारों तरफ से हरण कर लिए, कुछ भी नहीं बच जाए। ऐसा नहीं कि आधा उठाए आधा यहीं छोड़ दिए। सॉरी, पराक्रम किसको कहते हैं? युद्ध में लड़ने के लिए जब उत्साहित किया जाता है ना, तो जिस तरह से वो उत्साह से उठ के चलता है ना, उसको पराक्रम कहते हैं। पराक्रम का मतलब है उत्साह पूर्वक उसमें लगना। आदमी जब असफल हो जाता है ना, लो फील करने लगता है, उसको जो मोटिवेट करते हैं ना और वो फिर से तैयार हो जाता है पुनः प्रयोग के लिए, वो पराक्रम है। जी, जोश। यस। हाय सर, हाय सर। अरे वो जो नगाड़े बजाए जाते हैं वो इसीलिए बजाए जाते हैं। वो कहानी सुने कि नहीं? सच्ची कथा है। भगवान बुद्ध के समय ना एक राजा था जिसका एक प्यारा हाथी था। ठीक, वो धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। वो राजा का ही हाथी था जिससे राजा युद्ध किया करते थे। वो बूढ़ा हो गया, एक दिन तालाब में पानी पीने गया और दलदल में फंस गया। हाथी दलदल में फंस जाए ना, उसका निकलना लगभग असंभव होता है। जितना ट्राई करता है उतना वजन से और दबता है। सब साहस लगाया, फंस गया। अब क्या किया जाए? राजा को हाथी बहुत प्यारा था, खींच करके निकालने का कोई प्रावधान नहीं है उसमें से, कैसे निकालेंगे? हाँ हाँ, और क्या। तो क्या किया जाए? तो लोगों ने कहा कि इसके पुराने महावत को, जो इसको चलाता रहा है ना, उसको बुलाना चाहिए, शायद कुछ वो आइडिया लगाए। क्योंकि 10 साल 20 साल 25 साल आप एक जानवर के साथ रहते हैं ना, बहुत दोस्ती हो जाती है एक दूसरे में। एक एक इशारा समझता है वो। जरूरी भी है युद्ध में एक एक इशारा समझना, नहीं तो है ना, आदत से भी रूबरू रहते हैं, नहीं तो कैसे बात चलेगी। तो उसको बुलाया गया। उसने कहा कुछ नहीं करो, बढ़िया युद्ध के सारे नगाड़े बुलवाए और उसको बजाया। ठीक, वो सब सेट किया और एक साथ बजाया। वो हाथी उठ के खड़ा हो गया और उसमें से बाहर निकल गया। वो पराक्रम है। उसको पराक्रम का अवसर तो तभी आएगा ना जब युद्ध वाला वो सुनाई देगा। ऐसे कहाँ वो उत्साह आता है? कोई कह रहे थे हमको बाहर, कोई बाहर कह रहे थे साहस दिलवा रहे हैं, चढ़ जा बेटा सूली पर। तो इसीलिए कर रहे हैं कि सूली पर चढ़ने के लिए थोड़ा उत्साह तो देना पड़ेगा ना जी। और क्या।
देखिए, मैं तो ये उत्तर सिर्फ मजाक के लिए दे रहा था। हाँ, क्या कह रहे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि बाहर कोई बात कर रहे थे ना, तो ये कह रहे थे कि आप पर नज़र पड़ती है तो अभ्यास याद आ जाता है। हम तो नगारा बजाने के संदर्भ में कह रहे थे। वही पराक्रम है, ये जो जोश हमको आता है ना, वो पराक्रम है। बढ़िया, इसको आराम से देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, कुछ नहीं करना है जी ना। बढ़िया, कोई प्रश्न हो तो बताइए, हम यहाँ पे रोक लेते हैं। सॉरी, हाँ करेंगे, हमने देख लिया, उसको देखते ही हमको भी आपकी याद आ गई। जो पिछली स्लाइड में आवेश के बारे में था ना, सम्मोहन पूर्वक काम आवेश जी, तो वहाँ पे था शिष्टापूर्ण लज्जा जी। तो यहाँ पर कौन सी अस्तित्व से वास्तविकता को हम स्मरण में रख सकते हैं? ये होमवर्क है। मैंने पहले ये होमवर्क दे दिया है, इसलिए अब नहीं बात हो सकती इस पर। कि ये जितना यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन होके सकारात्मक लिखा है ना, शिष्टापूर्ण लज्जा, धैर्यपूर्ण साहस, उदारतापूर्ण दया, तो अस्तित्व सहज किसी वास्तविकता को ध्यान में बनाए रखने से ये भाव आता है। तो वो पूछ रहे शिष्टापूर्ण लज्जा के लिए कौन सी अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान दिया जाए, तो उसी पे मैं कह रहा हूँ कि ये होमवर्क है, मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। एक स्लाइड और होगी, देखना जरा उस पे, उसको भी कर ही देते हैं, वो जिसमें वो होगा 97। क्या बात है, 97 स्लाइड पे आ जाइए। 97 97 97, हाँ 97 ही होगा, 97। दिख रहा? रोग को कहने का एक ढंग ये भी है, राग, द्वेष, कुशंका, आलस्य, अस्थिरता या बेचैनी, अहंकार, ये सब अलग अलग फॉर्मुलेशन से बात कर रहे हैं, जो सूट कर जाए उससे चलें। इसमें से जिस रोग का इलाज करना हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस सच्चाई पर ध्यान देने से वो ठीक हो सकता है, उसका एक सजेस्टिव सलाह दिया हुआ है। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, सजेस्टिव है। इसका मतलब एक सलाह के रूप में है कि इस पर ध्यान देने से ठीक हो जाए तो कर लीजिए, नहीं तो किसी और पर ध्यान दे लीजिए। और पीछे इसी के कई कई ऑप्शन हम बताए हैं। जैसे अहंकार को ठीक करना हो, अस्तित्व के फैलाव पर ध्यान देने से, स्वयं को समष्टि के एक भाग के रूप में देखने से, अपने से श्रेष्ठ पर ध्यान देने से अहंकार का नाश होता है। तो समष्टि पर ध्यान बना रहे, समष्टि के एक भाग के रूप में स्वयं को देखने पर ध्यान बना रहे, तो अहंकार का नाश होता है, अभिमान का नाश होता है। तो अपने लिए होमवर्क क्या बनेगा? स्वयं को समष्टि के एक भाग के रूप में देखना। किस अस्तित्व सहज वास्तविकता पर ध्यान बना के रखें? तो समष्टि के एक भाग के रूप में स्वयं को देखने पर। अस्थिरता या बेचैनी होती है कई बार लोगों को, उससे बाहर निकलना हो तो दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक है एकाग्रता का अभ्यास। कोई काम करने जाते ना, पढ़ने जाते बेचैनी शुरू हो जाती है, अभ्यास करने जाते बेचैनी शुरू हो जाती है, मन नहीं टिकता है, वहाँ बार बार भागता रहता है, किताब खोल के बैठते हैं, टिक ही नहीं पाते। क्या करें? एकाग्रता का अभ्यास करें, किसी एक वस्तु पर एकाग्र होने का।
देखना, बोलना, सुनना को किसी एक वस्तु पर एकाग्र करने का अभ्यास। जी, तो अगला इसीलिए लिखा है। बेचैनी का कारण वही है, तो हम कारण नहीं बात कर रहे हैं, हम सीधा उपाय बता दे रहे हैं। एकाग्रता का अभ्यास करें और उस वस्तु की सार्थकता क्या है। अगर अध्ययन में मन नहीं लग रहा है, बेचैनी हो रही है, अध्ययन की सार्थकता क्या है, अध्ययन का महत्व क्या है, उस पर बार बार ध्यान दें। अभ्यास करने में बेचैनी हो तो अभ्यास की सार्थकता क्या है, अभ्यास का महत्व क्या है, उस पर बार बार ध्यान दें। जिस काम को करने में भी बेचैनी हो रही हो, अस्थिरता हो रही हो, वहाँ एकाग्रता का अभ्यास काम आता है और उस वस्तु का महत्व बार बार देखने से उसको करने का मन करता है। माइक, चैंटिंग वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं स्टार्ट में। चैंटिंग का मतलब इतना ही होगा कि मध्यस्थ दर्शन के संदर्भ में अस्तित्व की कोई वास्तविकता, उसका नाम, उसको सुनना, उसी पर ध्यान। और इसको सामान्य भी कर सकते हैं। कोई एक वस्तु पहचान लें, उस पर ध्यान को बनाए रखने का अभ्यास करें। एकाग्रता के अभ्यास का मतलब इतना ही है, ध्यान को किसी एक बिंदु पर स्थिर करके रखने का अभ्यास। ये जो आलस्य है ना, इसको तोड़ने के लिए भी अभ्यास का, किसी काम को करने में आलस्य आ रहा हो ना, अभ्यास करने में, किसी काम का भी अभ्यास करने में, तो अभ्यास का महत्व देखना, प्रयास पूर्वक उसको शुरू कर देना। आलस्य को चेष्टा से जो लिखा था ना, उस चेष्टा का मतलब यही है, उसका महत्व देख करके प्रयास पूर्वक उसको शुरू कर देना। थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। वो जोर लगाए बिना गाड़ी बढ़ती नहीं है। जैसे रुकी हुई गाड़ी हो ना, धक्का मार के शुरू में चलाने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। एक बार चल जाता है फिर धीरे धीरे चलता रहता है। यहाँ गेट का जो दरवाज़ा लगा हुआ है ना, वो स्लाइडिंग डोर है उस शुरू में थोड़ा जोर से धक्का मारना पड़ता है, उसके बाद वो चलता है। जी बिटूर में तो शुरू में जोर लगता है थोड़ा। ये आलस्य वही जड़ता है, शुरू में थोड़ा जोर लगता है, फिर लुढ़कने लगता है तो लुढ़कता रहता है। भैया ये एकाग्रता के अभ्यास में ना मुझे एक बात जाननी थी कि जैसे सपोज आपने कहा एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे श्वास पे ध्यान दे करके अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है जी। तो उस समय अगर मेरे विचार उठता है या फिर शरीर में कहीं पे भी दर्द होता है, कोई संवेदना उठती है, तो मुझे वहाँ ध्यान नहीं ले जाना है जी, क्या? इग्नोर कर देना है, सांस पर ध्यान को बना के रखना है। और अगर कभी विचारों पे फोकस करना है तो श्वास पे ध्यान नहीं ले जाना फिर? नहीं, अगर विचार पे फोकस करना है तो फिर श्वास पर क्यों ध्यान ले मतलब जिसका निर्णय लेकर के बैठे हैं वो एक चीज उसी पे ध्यान देना है, दूसरे को आपको इग्नोर करना है ना? जी जी, दूसरे सब को इग्नोर कर देना है। इसमें अच्छी बात ये होती है कि बंदर को खुला छोड़ दो ना उछलने कूदने, थोड़ी देर के बाद बैठ जाता है। हाँ, जैसे अगर विचारों पे ध्यान देना है, विचार बहुत फ्रिक्वेंटली इधर उधर होते हैं, तो जैसे अभी आपने बता ही दिया, तो फिर उसको दृष्टा भाव से देखते जाना है। क्या विचारों में उथल पुथल होती है? तो विचारों में भी उथल पुथल हो रही हो ना, सांस पर एकाग्रता का अभ्यास कर लीजिए, ठीक है। उससे आपकी एकाग्रता इधर की ओर बनने लगेगी। वो एकाग्रता एक बार बन जाए, ठीक, फिर उसको लौट करके विचार पर ले जाइए। बेचैनी के संदर्भ में मैं ये बात को कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि कभी कभार तो मन इतना स्थूल हो जाता है कि किसी पे टिकने को तैयार ही नहीं होता, तो श्वास एक बहुत बढ़िया माध्यम है। इतना जब भाग रहा हो विचार ना, तो विचार पे टिकना मुश्किल हो जाता है, तो फिर सांस पर टिक लीजिए थोड़े समय, लौट के फिर विचार पर आइए। सांस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हमेशा चलता रहता है, उपलब्ध है। तो फिर वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना? नहीं क्या, उस पर आराम से ध्यान दिया जा सकता है। और वो संवेदना भी स्थूल है, सांस जो चल रही है ना, वो टकराती रहती है शरीर से,
तो ध्यान देते हैं तो उसकी टकराहट पर ध्यान देने का काम हो सकता है। एकाग्रता का अभ्यास है। भैया कई बार विचार इतने ज्यादा होते हैं ना कि ना श्वास पे टिक रहा है मन, ना कहीं और टिक रहा है, तो फिर विचारों को ही खुला छोड़ करके उनको देखा जाए, वो ज्यादा सही रहता है विधि। देखिए, अगर सांस पर ही नहीं टिक रहा है, विचार पर ही नहीं टिक रहा है, तो एक इलाज है, अभी लौट के आता हूँ सेशन में, उस पर बात कर दूंगा। आपने पूछ ही दिया है तो उस एंटीडोट की बात अभी कर दूंगा। जो आपने बताया था कि श्वास ही रोक लो फिर अभी बताऊंगा ना अभी बताऊंगा। नाक बंद कर लो। हाँ, अभी बताऊंगा आपको क्या करना होता है, पर पहले बाकी बता देता हूँ। भैया वो काम करता है, मैंने करके देखा है। हाँ बिल्कुल करेगा। विचारों का संबंध आपकी श्वास से है, और जैसे आप प्राणायाम वगैरह करते हो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। हर समस्या का उपाय है, आप खुद ही ढूंढ लेंगे जी, यही तो ब्यूटी है इसका। तो उस स्लाइड पर आता हूँ। पहले इसको बता दूँ, अभ्यास बता दिया। शंका होने लगे ये ठीक है कि नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, जो देख रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, तो शास्त्र का, गुरु की कही बातों का पठन किया जाए, श्रवण किया जाए और अस्तित्व की मूलभूत सच्चाइयों पर मनन किया जाए। श्रवण और मनन ही वो उपाय है जिससे शंका दूर होती है। उसमें भी श्रवण से थोड़ी शंका दूर होती है, मनन से मुख्य रूप से शंका दूर होती है। क्योंकि श्रवण से तो सूचना आपको थोड़ी और मिल जाएगी, लेकिन ये जो सूचना बैठ नहीं रही है हमारे अंदर, वो मनन से बैठती है। जी हाँ, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? हाँ, आता हूँ। कुशंका हो गया। द्वेष के लिए देखेंगे तो मैत्री, स्नेह, शुभकामना, कुछ भी नाम दीजिए उसको, उसका अभ्यास मूलभूत अभ्यास है। सहस्तित्व पर ध्यान देने से वो स्वाभाविक रूप से होता है। राग हो अगर किसी वस्तु के ऊपर आपको बहुत चिपकाव महसूस हो रहा हो, तो उसका अनित्यता या परिवर्तनशीलता पर ध्यान देने से उससे चिपकाव टूटता है। यानी जिस वस्तु के साथ हम इतना राग बना के रखे हैं, वस्तुतः वो वस्तु समय के साथ बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अगर हम सुख चाहते हैं तो परिवर्तनशील वस्तु को सुख का आधार नहीं बनाया जा सकता। निरंतर सुख का आधार अगर हम परिवर्तनशील वस्तु को बनाएंगे तो गारंटी है कि कभी पूरा नहीं होगा। जिस आधार पर हम खड़े हो रहे हैं वो आधार ही हिलडुल रहा है, तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? तो कोई भी परिवर्तनशील वस्तु, कोई भी बदलने वाली वस्तु हमारे निरंतर सुख का आधार नहीं बन सकती है। इसीलिए अल्टीमेटली जो सही समझ और सही भाव है, ये हमारे निरंतर सुख का आधार बन पाता है, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं होता है कभी। स्थिरता होने के बाद ये जो अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, ये हमारे निरंतर सुख का आधार बन पाता है, क्योंकि अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक ही रहता है। हम समझें तब भी, हम ना समझें तब भी, आज भी रहता है, कल भी था, आगे भी रहेगा। ये जो सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंध के रूप में मूलभूत वास्तविकताएं हर देश काल में एक जैसी बनी रहती हैं, उसी को नित्य वर्तमानता के रूप में पहचाना है। तो ये जो हर देश काल में एक जैसी बनी रहने वाली वस्तु ही हमारे निरंतर सुख का आधार हो सकती है। तो अनित्यता को देखने के आधार पर, परिवर्तनशीलता को देखने के आधार पर, और उस अनित्यता में निरंतर सुख नहीं है जो मुझे चाहिए, इस बात को देखने के आधार पर राग टूटता है। जनरल तो सब बता चुका हूँ, परिणाम दुख देखिए, उसके बाद भी नहीं टूट रहा हो, घुसी जाए राग में, तो परिणाम दुख देखिए, ताप दुख देखिए, संस्कार दुख देखिए। नहीं ही रुक रहे हैं, द्वेष में घुसी गए, अहंकार में घुसी गए, अस्थिरता बेचैनी में घुसी गए, परिणाम दुख देखिए, ताप दुख देखिए, संस्कार दुख देखिए। ये उपाय है गड्ढे में नहीं गिरे उसके लिए। उसके बाद भी गिर ही गए गड्ढे में, तो दुख दर्शन, दोष दर्शन किया जाए। भैया
भैया इसको किसी व्यक्ति के संदर्भ में बताइए ना। जैसे किसी व्यक्ति विशेष से आपको बहुत राग आसक्ति हो जाती है। ये समझ में आना चाहिए कि उसके मनोनुकूल काम नहीं करेंगे तो वही व्यक्ति अभी बदल जाने वाला है, ठीक है। इसलिए उसको अगर हम अपने सुख का आधार बनाएंगे तो अभी थोड़ी देर में हमको रोना पड़ेगा, नहीं? और ये होता भी है, हम जिससे ज्यादा अटैच हो जाते हैं ना, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण भी वही बनता है। ये समझ में आना चाहिए ना। हाँ, ये जो प्रश्न है ना, अटैच हो कि नहीं हो, ये क्या नहीं हो से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या हो, संबंधी के रूप में देखें। अटैच ना हो ये तो निषेधात्मक बात है। करना क्या है, संबंधी के रूप में देखना है। किसको देखना है? परिवार से शुरू करके अंततोगत्वा हर किसी को अपने संबंधी के रूप में देख पाना है। जी, ये अस्थिरता बेचैनी में जो वस्तु की सार्थकता है, उस समय भी हम शास्त्र पठन या अभ्यास जो है उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हाँ जी, और कोई बात? हाँ पता, हाँ वो ध्यान है, वो लास्ट में करना चाह रहा हूँ, अभी इनका सब पूरा हो जाए तो ध्यान है। मतलब भैया अगर हम किसी से ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति विशेष से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो पा रही है, ऐसा? जी, या तो भावनात्मक या सुविधात्मक। जरूरी नहीं है कि सुविधा वाला ही ज़रूरत पूरा कर रहा हो, भावनात्मक ज़रूरत भी पूरा होता है तो हम बहुत अटैच हो जाते हैं, बल्कि ज़्यादातर समय आदमी तो भावनात्मक ज़रूरतों से ही अटैच होता है। तो उसमें फिर भैया पता है एक्सट्रीम केस जाता है कि पहले हम जितना ज़्यादा अटैच होता है ना, फिर जैसे ही हमारे मतलब ऐसे अनुकूल नहीं होता है ना, उतनी गहरी चोट लगती है और फिर वो बिल्कुल ही संबंध ज़ीरो हो जाता है। अभी तो बहुत परवान चढ़ रहा था, अभी बिल्कुल ही एक्सट्रीम ही ख़त्म हो जाता है। गोयनका जी बहुत गागा के बताते हैं, जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जी जी, सही कह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो आलस्य है ना, जड़ता, उसमें जोर लगाने के लिए ना, या तो खुद से अंदर से लगाएं, जो कुत्ता बैठा हो या तो खुद से जोर लगा के उठ जाए, या पीछे से कोई लात मार दे तो वो भी उठ जाता है। तो अगर ये तो अगर बाहर से वो धक्का खाने की ज़रूरत पड़ रही हो ना, तब साथी और वातावरण चाहिए। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, सार्थक रूप में ये बात कह रहा हूँ कि एक अच्छा साथी होता है ना, सुबह आप नहीं उठ पा रहे हैं, एक अच्छा साथी हो तो उठा देता है। ठीक, उठ जाते हैं, ठीक है। आलस तो नहीं आएगा। ऐसे ही जहाँ वातावरण वैसा होता है ना, उसमें चीज़ों को करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं अपने लिए ही बताता हूँ आपको, दूसरों का क्या बात करना। मैं बहुत सोचता हूँ अपनी ज़िंदगी में आसन प्राणायाम ये सब को बहुत व्यवस्थित रूप से ले आऊँ। मैं जब भी बिजनौर जाता हूँ, हमारे रण सिंह भैया को हमसे बहुत शिकायत होती है कि ये करो, और हर बार वो हमको बताते हैं करो। मैं अपनी स्थिति बताऊँ, जितने दिन बिजनौर में रहता हूँ खूब बढ़िया आसन प्राणायाम हो जाता है, क्योंकि वहाँ सब कर रहे हैं, वही वातावरण है, वही उठते हैं, वही होता है। यहाँ भी आपको दिखता होगा अभ्यास में, जो आप खुद ही कहते रहते हैं वातावरण है तो हो जाता है, नहीं हो तो कठिन होता है। घर में एक दो लोग हों तो उनका चेहरा देख के अभ्यास करना याद आ जाता है। अगर कर रहे हो तो साथी का और वातावरण का आलस्य में थोड़ा ज़्यादा ही रोल हो जाता है, क्योंकि वो कोई चाहिए धक्का देने के लिए, लात मारना ना भी कहें तो धक्का देने के लिए तो चाहिए। इसलिए भैया आपके कैंप है ना फ्रिक्वेंटली चाहिए ही चाहिए अब अभ्यास करना है।
अब चोर भी दुआ दी दीदी। जी, उत्साहवर्धन है। हाँ एग्जैक्टली, ये उत्साहवर्धन ही है। साथी और वातावरण बेसिकली उत्साह देता है फिर से करने का। आलस्य को तोड़ने के लिए ना थोड़ा कोई मजबूत वो चाहिए, नहीं क्या? हाँ इसी को कह रहा हूँ, इंसेंटिव मिलने से ना चला जाता है। ठीक कह रहे हैं आप। पर ये समझना चाहिए कि साथी, वातावरण, ये सब का प्रयोग करके जब हम आलस्य को तोड़ रहे हैं ना, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि शुरू में तो ये ठीक है, स्टार्ट करने के लिए तो ठीक है, उसके बाद खुद से चलना ज़रूरी है। धक्का मार के गाड़ी स्टार्ट करवा दिए इंजन, पर उसके बाद तो इंजन काम करना चाहिए कि हमेशा धक्का मार के यहाँ से अहमदाबाद पहुँचेंगे। नहीं चल रहा था, धक्का मार दिए यहाँ तक तो ठीक है, पर उसके बाद इंजन स्टार्ट भी तो होना चाहिए कि आगे बढ़ सके। तो ये साथी और वातावरण रूपी धक्के में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्टार्ट करने के लिए है, ठीक है, ना कि उसी पर निर्भरता बना लेनी चाहिए। हम लोग अपने बगल में एक गांव था 12 सिरोही का, IIT के पास, जहाँ जाते थे, कई सारे काम किए वहाँ हम लोग। तो गांव की सफाई का काम करते थे, लोगों के साथ मिल करके सड़क साफ़ किए, कचरा हटाए। स्वच्छता का नशा होता है जी, और कुछ अच्छा करना है, युवा वाला जोश भी होता है, तो किए। IIT में छुट्टी होती है गर्मी की 2 महीने की, चले गए घर हम सब लोग। 2 महीने बाद लौट के आए तो कचरा यथावत पड़ा हुआ था। हम लोगों ने पूछा उनसे कि भाई ये सफाई तो आप लोग तो इतना बढ़िया, हम लोग 6 महीने से कर रहे थे, नहीं किए, क्यों नहीं किए? तो कहा आप लोग घर चले गए तो सफाई कौन करता? तो ये साथी और वातावरण का अगर इस रूप में रोल यूज करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। वो इनिशियल स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद तो इंजन चालू होना चाहिए अपना। बढ़िया।